about marriage, we analyze about spouse, और ये जनरल फॉर्चून का भी चार्ट है, और जो आपकी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं उसका भी चार्ट है। और हमने डिस्कस किया था अबाउट पुष्कर नवांश, वहां तक हम कर चुके थे, तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे पुष्कर नवांश तक, और हमने देखा था कि कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, या मुहूर्त के लिए भी हम हर एक घंटे में हमको एक पुष्कर नवांश मिल जाता है। और अगर कोई अप्रोप्रिएट मुहूर्त नहीं होता या कोई इमरजेंसी होती है तो जो हर घंटे में हमको एक पुष्कर नवांश मिल रहा है, तो उसमें हम कोई भी हम ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। आई थिंक somebody's audio, I hope it's okay now. हाँ, तो हम लोग नवांश चार्ट से क्या क्या चीजें हम देखते हैं, तो हम थोड़ा उसी की बात कर रहे हैं। पहले कहा कि दिस इज बेसिकली द चार्ट फॉर द मैरिड लाइफ, तो इसलिए रीजंस फॉर सक्सेस एंड फेलियर इन द लव एंड द मैरिड लाइफ। फिर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वाइटल फीचर्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द स्पाउस के बारे में सारी जानकारी। और देन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट नवांश में जो प्लैनेट की पोजीशन होती है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बहुत बार हम देखते हैं कि प्लैनेट अगर नीच का है लग्न चार्ट में और नवांश में अगर उच्च का हो जाता है, तो हम कहते हैं कि प्लैनेट को काफी स्ट्रेंथ मिल जाती है। ऐसे ही कोई प्लैनेट अगर उच्च का है लग्न चार्ट में और नवांश में अगर वो नीच का हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अबाउट द वर्गोत्तम प्लैनेट्स, वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी प्लैनेट जब किसी भी लग्न चार्ट में या किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में होता है, तो उसको हम वर्गोत्तम कहते हैं। तो वर्गोत्तम कोई एक इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट। और जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, तो उस डिविजनल चार्ट से जो हम लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं, उसके लिए वो अच्छे रिजल्ट देने वाला हो जाता है। और आप देखेंगे, वी विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो, कि जो प्लैनेट नवांश में वर्गोत्तम होता है उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है हमारे लिए, एंड इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आल्सो। we'll take an example and then we see that how important it is. Then accuracy of prediction, naturally जब हम दोनों जगह पोजीशन देखते हैं लग्न से और नवांश से, तो we are more accurate in the prediction. फिर हमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता लगता है कि मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से we can go for the remedies also. और जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, उसके बारे में भी हम नवांश चार्ट से देखते हैं, तो ये इंडिकेट करता है सोल्स ओवरऑल पाथ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और जब भी हम दशा अंतरदशा के रिजल्ट देखते हैं, तो उसका भी प्लेसमेंट हम नॉर्मली नवांश चार्ट में भी देख लेते हैं कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लग्न चार्ट से, वो वाकई में ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इष्ट देवता निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मली लोग पूछते हैं कि इष्ट देवता हमारा कौन होगा, एंड मैनी पीपल यू माइट हैव सीन दैट जिससे कि 5वें हाउस के लॉर्ड से हमें इष्ट देवता का पता लगता है। इट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली। असली जो इष्ट देवता का पता लगता है वो नवांश चार्ट से पता लगता है, एंड वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ इष्ट देवता विद द हेल्प ऑफ नवांश चार्ट। और उसके लिए हमने शायद डिस्कस भी किया होगा कि एक टर्म होता है कारकांश। कारकांश एक टर्म होता है, और कारकांश का अर्थ होता है कि जो जेमिनी सिस्टम में जो कारक होते हैं वो फिक्स नहीं होते, दे आर मूविंग कारकस डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप। जैसे हम
पराशर सिस्टम में तो यह कारक फिक्स्ड है, जैसे सन है वो आत्मा का कारक है या फादर का कारक है, लेकिन जेमिनी सिस्टम में जिस प्लैनेट का हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड होता है दैट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट। और आत्मकारक प्लैनेट नवांश में किस साइन में होता है, किस राशि में होता है, उसको हम कारकांश कहते हैं। और कारकांश का टर्म भी हम बहुत बार यूज करेंगे, और पर्टिकुलरली जब हम इष्ट देवता की बात करेंगे तो कारकांश से ही हम इष्ट देवता निकालते हैं। विल टेक एन एग्जांपल एंड विल सी हाउ टू फाइंड आउट द इष्ट देवता आल्सो। तो उसके लिए भी हम इस चार्ट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि हम इष्ट देवता कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर है कि हॉरेरी जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न के हिसाब से आंसर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द बर्थ ऑफ द क्वेश्चन। तो उसमें हम जब कोई भी थेफ्ट का क्वेश्चन आता है, कोई भी लॉस्ट आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम लोग 3 चार्ट इस्तेमाल करते हैं। एक तो लग्न चार्ट होता है जो बताता है कि कब चोरी हुई, किस दिशा में गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली। और जब भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कई बार वो कह देता है कि ऐसे ऐसे कोई मेल है आपके घर में, इस तरह के कपड़े पहनता है, इस रंग का है, या फीमेल है कोई भी, तो ही डिस्क्राइब्स ए पर्सन and how is in a position to describe the person, because वो जो दृष्टांत चार्ट होता है, D3 चार्ट होता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक राशि में दृष्टांश 3 होते हैं, तो टोटल जोडियक में 36 दृष्टांश होते हैं। और अगर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो यू फाइंड दैट ईच दृष्टांश represents certain characteristics or a form of a person actually, मेल है, फीमेल है, इस रंग का है, ये नेचर है, वैसी नेचर है। तो वो उसको देखता है कि जिस टाइम आपने क्वेश्चन पूछा उस टाइम राइजिंग दृष्टांश क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन द राइजिंग दृष्टांश ही इज एबल टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन द थेफ्ट। तो ये दृष्टांश चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं उस लिए। और तीसरा हम करते हैं नवांश चार्ट का भी। नवांश चार्ट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट, कि जो आर्टिकल जो खोया हुआ है उसका क्या नेचर है, वैल्यूएबल है, कॉस्टली है, या कोई पुराना आर्टिकल है। तो उसमें भी हम नवांश लग्न को देखते हैं कि जिस टाइम कोई क्वेश्चन पूछने आया उस टाइम नवांश का जो लग्न है उसकी क्या पोजीशन है। अगर नवांश का लग्न बहुत स्ट्रांग होता है तो दैट इंडिकेट्स ए लॉस ऑफ द वैल्यूएबल आर्टिकल, काफी मतलब कीमती चीज की चोरी हुई है। और अगर नवांश का लग्न बहुत वीक होता है तो ऑर्डिनरी या मतलब बहुत बेकार या मतलब बहुत यूजफुल चीज की चोरी नहीं होती। तो हम ये 3 चार्ट का इस्तेमाल करते हैं हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में, और पर्टिकुलरली जब थेफ्ट का क्वेश्चन आता है या लॉस्ट आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो ये 3 चार्ट हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम D9 चार्ट को कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हर डिविजनल चार्ट के लिए लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा जब तक हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा। तो अगर हमने देखा कि लग्न चार्ट से हमें मैरिटल हैप्पीनेस मिलनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब भी हम नवांश चार्ट को भी देख रहे हैं कि अगर लग्न चार्ट ऐसा कुछ इंडिकेशन देता है कि मैरिटल हैप्पीनेस नहीं है तो हम नवांश चार्ट को देखने की भी जरूरत नहीं थी। बट लग्न से हमको चार्ट से इंडिकेशन मिला कि जो भी हमने हाउसेस मेंशन किए थे या जो भी कारक मेंशन किए थे वो सब ठीक है और मैरिज का सुख मिलने वाला है। बट हम उसको जो है जब D9 से वेरीफाई करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लग्न हो जाता है D9 चार्ट का, नवांश चार्ट का लग्न। और जब तक नवांश चार्ट का लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमें मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डिविजनल चार्ट्स। और बट नवांश में जैसा मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इट कवर्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस, ऑल द प्लैनेट्स। तो नवांश चार्ट में लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज बट फॉर द जनरल वेल बीइंग आल्सो। तो नवांश चार्ट में सबसे पहले हम लग्न को एग्जामिन करेंगे, और अगर लग्न स्ट्रांग है तब हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते भी नहीं है। फिर हम पर्टिकुलरली जो बाकी हाउसेस तो देख ही लिए हम लोगों ने कि 2nd हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस है, इन सब हाउसेस को एग्जामिन करते हैं। बट पर्टिकुलरली जो नवांश चार्ट में हमने लग्न को एग्जामिन किया, देन वी एग्जामिन द 7th एंड द 8th हाउस आल्सो। ये दोनों हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि जो
और क्या प्रॉब्लम है मैरिटल लाइफ में, हमें मैरिज का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लग्न के अलावा इन पर्टिकुलर 7th and the 8th हाउसेस का एग्जामिनेशन बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है नवांश चार्ट में, और उससे हमें असलियत पता लगती है कि कोई ऐसा सेपरेशन, डाइवोर्स या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। फिर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कहते हैं कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इन द 9th हाउस, और वो लॉर्ड है सन या मार्स है, then spouse is supposed to be trustworthy, you can trust the spouse actually। फिर है कि अगर सन और मरकरी 7th हाउस में होते हैं नवांश चार्ट में अगर सन और मरकरी दोनों इकट्ठे 7th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, then it indicates that the native is involved in the extramarital relations। इसके अलावा भी अगर वीनस जो है एज 7th हाउस का लॉर्ड है, वीनस जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, और वो या तो एग्जॉल्टेड है या फिर 1st या 7th हाउस में ही प्लेस्ड है। देखिए 3 चीजें हैं कि वीनस जो है एज लॉर्ड ऑफ 7th हाउस होना चाहिए पहले, और दूसरा ये है कि एग्जॉल्टेड होना चाहिए, 12 नंबर साइन में होना चाहिए, और उसको जो है 1st या 7th हाउस में उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। देन native has many relations with the many members of the opposite sex, तो वो भी एक शादी के लिए बहुत खराब माना गया। ऐसे ही जो आजकल जो प्रॉब्लम है, मे बी द होमोसेक्सुअलिटी और द ओरल सेक्स आल्सो, तो कहते हैं कि अगर वीनस अगर मार्स के साइन में है और नवांश में भी मार्स के साइन में है, तो द पर्सन इज इन्वॉल्व इन द ओरल सेक्स। और अगर वीनस या तो सैटर्न के लग्न में सैटर्न के साइन में है और नवांश में भी अगर सैटर्न के साइन में होता है, देन द नेटिव इज इन्वॉल्व इन द होमोसेक्सुअलिटी। तो वो भी हम लोग इससे पता लगाते हैं। और अबाउट द नेचर ऑफ द स्पाउस, तो मैंने कहा कि लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि स्पाउस इज ब्यूटीफुल और हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग इफ द D9 लग्ना लॉर्ड is exalted in मूल त्रिकोण sign और own sign and is associated only with the benefic planets। मतलब यही कहने का कि अगर लग्न बहुत स्ट्रांग है आपका D9 चार्ट में, then spouse is really trustworthy कहेंगे, या beautiful handsome कहेंगे, intelligent caring, मतलब you get all type of marital happiness actually। कभी कभी हम प्रोजेनी के बारे में भी हम नवांश चार्ट में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने D7 चार्ट देखा था, बट वी कैन हैव सम इंडिकेशन फ्रॉम द D9 चार्ट आल्सो। तो कहते हैं कि ये D9 चार्ट में अगर 5th हाउस इज स्ट्रांग in the D9 chart, if the fifth house is strong, then native is likely to be blessed with the progeny, फिर उसको संतान सुख मिलता है। और इसके अलावा भी अगर 5वें घर का लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इन नवांश चार्ट, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इन नवांश चार्ट, सॉरी, लॉर्ड ऑफ 5th हाउस जो लग्न चार्ट में 5th हाउस है उसका लॉर्ड अगर D9 चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड होता है, then also native is blessed with the progeny। यहाँ उल्टा है कि जो लग्न चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है उसका प्लेसमेंट इन D9 चार्ट, कि अगर D9 चार्ट में जो लग्न में 5th हाउस का लॉर्ड है अगर वो प्लैनेट केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड होता है, तब नेटिव इज ब्लेस्ड विद द प्रोजेनी। और अगर 5th हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस अफ्लिक्टेड या वीक होता है नवांश चार्ट में, फिर ये प्रॉब्लम आती है कि there are chances of delay or denial of progeny। About timing of marriage also, it gives you very good indication नवांश चार्ट। तो कहते हैं कि अगर नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र में प्लेस्ड होता है, D9 चार्ट का लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र में प्लेस्ड होता है, तो दैट इंडिकेट्स वेरी अर्ली मैरिज। और अगर D9 लग्न का लॉर्ड अगर त्रिकोण में प्लेस्ड होता है तो थोड़ा डिले होता है मैरिज में। और अगर D9 में लग्न का लॉर्ड त्रिक हाउस में हो या एफ्लिक्टेड हो तो मैरिज भी काफी लेट होती है। तो हमें सिर्फ जो D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड देखना है। अगर D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र में प्लेस्ड है तो दैट इंडिकेट्स वेरी अर्ली मैरिज
और अगर त्रिकोण में प्लेस्ड है तो डिले, और अगर त्रिक हाउस में है या एफ्लिक्टेड है देन इट्स अ केस ऑफ लेट मैरिज और इवन डिनायल ऑफ मैरिज। अगर वीनस इन द 7th हाउस, और वीनस या तो 7th हाउस में प्लेस्ड हो पहली चीज, या D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड हो, या D9 चार्ट में 7th हाउस में प्लेस्ड हो। तीन चीजें हैं, या तो वीनस का जो प्लेसमेंट है 7th हाउस में हो, या D9 चार्ट में वीनस लग्न का लॉर्ड है, या वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड है एंड इट इज बैडली अफ्लिक्टेड आल्सो। और अगर ये अफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा तो देन इट इज अ केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज। एक टर्म हम यूज करते हैं एंड प्रिडिक्शन में हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं 64th नवांश। 64th नवांश, या इसको हम खर नवांश भी बोलते हैं, and it's mainly used in the prediction. It is a very sensitive point in the नवांश चार्ट। और 64th नवांश की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि एक राशि में 9 नवांश होते हैं। जब हम राशि को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो नवांश चार्ट बनता है। तो एक राशि में 9 नवांश हैं, तो 64th नवांश किस हाउस में होगा? जो साइन 8th हाउस में प्लेस्ड है उस साइन में 64th नवांश होना चाहिए। देखिए एक राशि में 9, तो 9 7 जा 63, तो 8th साइन में 8th हाउस में जो साइन प्लेस्ड है उस साइन में 64th नवांश होता है। and we will see how we find out this 64th नवांश in the नवांश चार्ट also, that also we will look into it actually। और कहते हैं कि जो इतना ये सेंसिटिव पॉइंट है, और जब भी कोई भी प्लैनेट 64th नवांश से ट्रांजिट करता है, कोई भी जब मैलिफिक प्लैनेट 64th नवांश पर ट्रांजिट करता है तो इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इन द लाइफ ऑफ द नेटिव। और मैलिफिक प्लैनेट की बात हो रही है तो कोई भी जब मैलिफिक प्लैनेट 64th नवांश पर गोचर करेगा या ट्रांजिट करेगा तो कुछ ना कुछ लाइफ के ऊपर उसका बहुत ही जो लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम होगी। और नॉट ओनली फ्रॉम द लग्ना, अगर हम किसी भी प्लैनेट से 64th नवांश को कंसिडर करें, किसी भी प्लैनेट, जैसे हम लग्न का 64th नवांश निकालेंगे, ऐसे ही हम किसी भी प्लैनेट से भी 64th नवांश उसका निकाल सकते हैं। और कहते हैं कि कोई भी मैलिफिक प्लैनेट जब किसी भी प्लैनेट के 64th नवांश में ट्रांजिट करता है तब उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको डैमेज कर देता है, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको डैमेज कर देता है। और यहाँ पर हम जो मैलिफिक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, दिस इज ओनली इन द केस ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट, क्योंकि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं उसमें जल्दी से खत्म हो जाता है तो इतना इसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन पर्टिकुलरली जब जैसे सैटर्न है, राहु केतु वगैरह है, जब ये प्लैनेट 64th नवांश में ट्रांजिट करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है काफी अच्छे या खराब हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द whether it's a benefic planet or it is a malefic planet। और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं जैसे सन है, सन भी तो एक मैलिफिक प्लैनेट है, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते हैं। बट डेफिनेटली अगर स्लो मूविंग मैलिफिक प्लैनेट या बेनिफिक प्लैनेट जब 64th नवांश पर गोचर करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे लिए लाइफ में काफी सीवियर होता है। और ये भी कहा कि जब 64th नवांश लॉर्ड इज सैटर्न मार्स या वहां राहु केतु है तब क्या होता है कि, और अगर these planets are placed in the त्रिक हाउस इन द लग्ना चार्ट, 64th नवांश का जो लॉर्ड है या ये प्लैनेट वहां बैठे हुए हैं, सैटर्न मार्स राहु एंड केतु, या ये प्लैनेट उसमें 64th नवांश में प्लेस्ड है, और ये प्लैनेट अगर लग्न चार्ट में त्रिक हाउस में प्लेस्ड है तो जब ये ट्रांजिट होता है तो देन इट रिजल्ट्स इन द अननेचुरल डेथ ऑफ द नेटिव विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी ब्लड रिलेशन। उस नेटिव की खुद ही जो है डेथ उसकी हो जाती है ऐसे केस में। इसमें हम डिफरेंट हॉरोस्कोप्स कंसिडर करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या रोल हैं एक एक चीज का। तो जैसे मैंने कहा कि वर्गोत्तम प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नवांश चार्ट में, तो कैसे हम उसको देखेंगे, लेट अस सी।
we'll discuss the various horoscopes now. ये देखिए आप एक हॉरोस्कोप देख रहे हैं यहाँ पर. दिस इज द लग्न चार्ट. लग्न चार्ट से बताइए कि इस व्यक्ति का प्रोफेशनल स्टेटस क्या हो सकता है. यानी जैसे हम लोग राजयोग वगैरह इतना डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि प्रोफेशनल स्टेटस पाने के लिए आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग होने चाहिए अगर अच्छा स्टेटस मिलना है. तो इस हॉरोस्कोप में क्या इंडिकेशन है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आप अपना ऑडियो वगैरह अनम्यूट कर लीजिए. इस चार्ट में कैन यू सी एनी इंपॉर्टेंट योगास दैट वी डिस्कस्ड? सर लगन कुंडली बताएं. लग्न कुंडली 10 नंबर है. हाँ जी. राहु वहां प्लेस्ड है. वीनस 4th हाउस में है. हाँ जी. जुपिटर 5th हाउस में है. सन एंड मार्स आर इन द 6th हाउस. मरकरी एंड केतु इन द 7th हाउस. सैटर्न रेट्रोग्रेड है इन द 9th हाउस और मून जो है वो 10th हाउस में है. हाँ जी. मून 10th हाउस में है. एक तो सर 10th लॉर्ड अपने घर को देख रहा है, 10th हाउस को. ये है इसमें योग. और फिर लगन लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, शनि जो है. और एनीबॉडी एल्स? और कोई बताइए. नरेश जी ने तो 2 पॉइंट बताए, बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं. आप लोग बताइए. अन्वेषा जी आप बताइए क्या है इसमें दिख रहा है आपको? जुपिटर 9th हाउस को देख रहा है. जुपिटर 9th हाउस को देख रहा है. वेरी गुड, वंडरफुल. लग्न के लॉर्ड को देख रहा है. सर लगन लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है. हाँ वो तो बता दिया इन्होंने कि लग्न लॉर्ड इज इन द 9th हाउस एंड इट इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर आल्सो. 6 और नहीं 11 हुआ है. आप लोग कोशिश करिए क्या है इसमें कुछ. कैन यू फाइंड आउट एनी गुड कॉम्बिनेशंस? नहीं. सन सूर्य को देख रहा है. वो सन सैटर्न को नहीं, सैटर्न सूर्य को देख रहा है. तो उससे क्या होगा? उससे बहुत खराब हो गया. 6th हाउस के ऊपर सन मार्स सैटर्न का एसोसिएशन हो गया. हाँ जी. तो वो आपने कहा ना 10th हाउस का भाग्य होता है ये. हाँ तो इससे खराब होगा. खराब हो गया ना, ये तो नेगेटिव हो गया. हाँ जी. कोई पॉजिटिव योग दिख रहा है इसमें जिससे कि लगे कि मतलब स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए? बेसिकली देयर इज नो पॉजिटिव योग. ऐसा कोई बहुत अच्छा एक्सेप्ट कि वीनस जो है वो योग कारक भी है और 10th हाउस को देख रहा है. इसके अलावा देयर सीम्स टू बी नो अदर गुड कॉम्बिनेशन व्हिच कैन गिव अ पर्सन अ वेरी हाई स्टेटस. अगर आप ये इसको देखिए नवांश चार्ट को. ये नवांश चार्ट है इसका. नवांश चार्ट से क्या इंडिकेशन मिलता है आपको? सर लगन ही वर्गोत्तम है. वंडरफुल. कि लग्न देखिए यहाँ 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है. लग्न वर्गोत्तम है. लग्न वर्गोत्तम होना मीन्स समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लगना एक्चुअली में. और शनि भी वर्गोत्तम. शनि मरकरी भी, मून भी वर्गोत्तम है. मरकरी भी वर्गोत्तम है और मून भी वर्गोत्तम है. नाउ यू सी हाउ दिस complexion of the horoscope has changed. कि लग्न चार्ट में एक भी ऐसा योग नहीं है कि which can give a person a very high status. और जैसा अभी नरेश जी ने कहा कि या जिसने भी कहा अन्वेषण ने कि 6th हाउस जो है वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है and 6th हाउस is the fortune in the profession actually. और जैसे ही हमने नवांश चार्ट को देखा, now entire thing has changed. Our entire perception about the horoscope has changed now. चार चीजें वर्गोत्तम हो गई
और पर्टिकुलरली लग्न का वर्गोत्तम होना मीन्स समथिंग इन द नवांश चार्ट। और मंगल उच्च का भी हो गया सर। वीनस भी अपनी राशि का हो गया। हाँ, मतलब पहली चीज तो ये है कि मैं चलो उसको छोड़ भी देंगे, बट 4 वर्गोत्तम होना इट मीन्स समथिंग एक्चुअली। अब 4 राजयोग हो गए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वर्गोत्तम प्लैनेट जो होता है वो राजयोग कारक हो जाता है। और पर्टिकुलरली जब यहाँ आप देख रहे हैं कि शनि है, लग्न तो हो ही गया, शनि इज वेरी पावरफुल, यहाँ पर शनि भी वर्गोत्तम है यहाँ पर। तो जो ज्यादातर प्लैनेट है, मरकरी इज वर्गोत्तम, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इन द केंद्र, तो मरकरी इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, दैट इज आल्सो वर्गोत्तम इन दिस केस। पर इनकी चार्ट में कहीं पर भी इनकी डेथ कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा कि इनका मर्डर किया जाएगा या इनकी डेथ एकदम खराब होगी ना। तो इनके डेथ के साइन में ना इनके 8th हाउस में, इनके 8th हाउस में कुछ भी नहीं है। सन साइन जो बैठा हुआ है वो लिब्रा वीनस है, और जो 12th हाउस है उसमें भी जुपिटर देख रहा है। चलिए बताइए कौन बता सकता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 8th हाउस। चलिए हम थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन एनीवे सर 8th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है बहुत बुरी तरह से, सन के ऊपर शनि और मंगल दोनों बैठे हैं। 8th हाउस इज हेम्ड बिटवीन 2 मैलेफिक प्लैनेट्स, इधर सैटर्न है उधर केतु है। लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज सन, एंड सन अभी हमने कहा कि 6th हाउस में इट इज बैडली अफ्लिक्टेड, so all malefics have an association with the 8th house, and that indicates unnatural death, right दीप्ति जी? समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो 8th हाउस है, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मोड ऑफ डेथ। हम लोगों ने कहा था जो है कि जो मोड ऑफ, बेसिकली उस हाउस में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है, इधर उधर एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, पर वो हाउस क्लीन है। हाउस का लॉर्ड खराब है ना, लॉर्ड खराब है। हम हाउस को 3 तरह से देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है और उसके कारक की क्या पोजीशन है। अब इवन इफ यू सी द कारका, शनि है, शनि इज अफ्लिक्टेड विद मार्स एज वेल एज राहु आल्सो। हाँ, 8th हाउस हैज एसोसिएशन ऑफ ऑल द मैलेफिक प्लैनेट्स, and that is the cause of, even आप इनका देखिए हॉरोस्कोप, इंदिरा गांधी का देखिए, राजीव गांधी का देखिए, संजय गांधी का देखिए, you will find that 8th house is badly afflicted with all malefics, and that indicates their mode of death also। और वही चीज यहाँ भी है कि 8th house is badly afflicted with all malefics, तो the rule will apply everywhere। अगर हम उसको उस एंगल से भी देखेंगे तो that applies here also। Anyway, तो ये 4 जो है Pardon? Thank you। अच्छा तो 4 प्लैनेट वर्गोत्तम हो गए यहाँ पर, एंड 4 प्लैनेट जैसे वर्गोत्तम हुए तो इट हैज जस्ट चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप, पूरा का पूरा जो है। अब 4 राजयोग हो गए। अब जिस व्यक्ति के 4 राजयोग हैं तो नेचुरली दैट पर्सन विल गेट अ वेरी हाई स्टेटस। और अगर हम खाली इसको लग्न चार्ट को ही देखते तो हम क्या कह सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में? कुछ नहीं है, nothing very special, seems to be very ordinary horoscope, यही तो कहेंगे हम। जो सर्वाष्टक दिखा रहे हैं उसमें भी काफी कोई खास तो नहीं है पॉइंट्स अच्छी जगह पर, भाग्य में भी और उसमें भी। सर्वाष्टक जो है इसका 10th हाउस में 22 है, 9th में 31 है और वो 32 है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ, बिकॉज ये बेसिकली आप ये देखिए, ये वाला जो 3rd हाउस है और ये 11th हाउस है और ये 12th हाउस बहुत ज्यादा पॉइंट है, ये नहीं होने चाहिए। एनीवे सर्वाष्टक वर्ग अभी डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, वो एक अलग से एक क्लास लेंगे उसकी जो है, उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये 4 जो है चीजें वर्गोत्तम हो जाती हैं। और मैंने कहा कि जैसे ही नवांश चार्ट में कोई भी प्लैनेट जब वर्गोत्तम हो जाते हैं तो इट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस एक्चुअली। अच्छा सर, एक चीज देखें, लगन कुंडली में देखो, जैसे तुला राशि में चंद्रमा है वो भी कम डिग्री का है, तभी वर्गोत्तम हुआ है। हाँ। अच्छा, लगन भी कम डिग्री का है, 0 से 3 डिग्री के बीच में है। अच्छा, इधर शनि जो लग्नेश है वो भी, उसकी भी लास्ट की डिग्रीज है। बिल्कुल, बट अगर ये वर्गोत्तम नहीं होते 4, हाँ, that's why I'm saying कि it looks to be very ordinary horoscope। हाँ जी, हाँ।
और जो आप मून की भी बात करें तो मून इज द लॉर्ड ऑफ केंद्रा प्लेस्ड इन अनदर केंद्रा 10th हाउस में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हो जाता है। मरकरी बिकम्स वेरी स्ट्रांग विद दिस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस प्लेस्ड इन द 7th हाउस, लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन क्वाड्रेंट। हाँ जी। तो मरकरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, भले ही वो 1 डिग्री का हो, लेकिन यहाँ पर being a lord of 9th house and placed in the kendra, it makes a very good rajयोग। but फिर भी 4 वर्गोत्तम होना नवांश चार्ट में it means something, और जिसकी वजह से जो है ये she became the, this is horoscope of Benazir Bhutto who was the prime minister of Pakistan, तो उसकी वजह से ये पोजीशन मिली। अगर आप इस नवांश चार्ट को नहीं देखते तो आप क्या कहते हैं, जस्ट लाइक एनी ऑफ अस, एक्चुअली एनी वन ऑफ अस, उस टाइप का हॉरोस्कोप है। This horoscope cannot make her the prime minister, but जैसे ही हमने नवांश चार्ट में देखा तो हमने देखा कि पूरी पोजीशन उसकी चेंज हो गई एकदम से जो है। तो ये what I wanted to show is the role of वर्गोत्तम planet in the नवांश चार्ट। अब हम जो 64th नवांश की बात कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं। ये इंदिरा गांधी जी का हॉरोस्कोप है। लगन कुंडली बताएं सर। इंदिरा गांधी का जो लगन कुंडली है, कर्क लगन, हाँ जी कर्क लगन होगा ना। हाँ कर्क लगन है, शनि है, 2nd हाउस में मार्स है, 5th हाउस में सन एंड मरकरी है, 6th हाउस में वीनस एंड राहु है, 7th हाउस में मून है, 11th हाउस में जुपिटर है और 12th हाउस में केतु है। हाँ जी। अब देखिए इस हॉरोस्कोप में क्या है, अभी नरेश जी को और रवि जी को छोड़ के एनीबडी एल्स कैन टेल व्हाट मेड हर इंदिरा गांधी। इनके राहु केतु तो ऑपोजिट प्लेस्ड है, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। राहु केतु का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। राहु केतु का तो आपका भी उतना ही अच्छा है, मेरा भी उतना ही अच्छा है, बट आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर आल्सो नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट मेड हर सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन एक्चुअली। सर लगन में सैटर्न है। सैटर्न मून के उसमें है राशि में, और मून सैटर्न की राशि में। हाँ तो क्या मतलब हुआ इसका, एक्सचेंज हो गया दोनों का। हाँ देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज हो गया मून एंड सैटर्न। पहला जो है देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मून एंड सैटर्न, एनी एक्सचेंज इज वेरी वेरी सन का भी ऐसा, सन का, हाँ जी, सन एंड और जुपिटर वीनस के में बैठा है, और वीनस जुपिटर में बैठा है। वंडरफुल। मार्स का भी है, वीनस और 5 और 10 वीनस और जुपिटर का एक्सचेंज है यहाँ पर। सूर्य का भी है सर, और दूसरा सूर्य सन और एंड मंगल मार्स का है, 5 और 10 का लॉर्ड। सन एंड मार्स का एक्सचेंज है। और मैंने कहा था कि एक भी अगर एक्सचेंज होता है हॉरोस्कोप में तो यू आर अबव ए नॉर्मल पर्सन। जो आपका स्टेटस होता है दैट इज स्टेटस इज हायर देन द ऑर्डिनरी पर्सन। 2 हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, बट 3 तो आई हैव नॉट सीन पंच महापुरुष in any horoscope other than Indira Gandhi actually। तो ये 3 जो इनका भी 8th लॉर्ड जो है वो लगन में बैठ गया बिटवीन ऑल अफ्लिक्टेड। अब इनका कोई किसी का भी देखोगे आप, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, संजय गांधी है, यू फाइंड दैट 8th हाउस इज अफ्लिक्टेड एक्चुअली। और उसका दोनों रीजन है। मैंने कहा था जब 8th हाउस के ऊपर ये मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो जो शादी होती है पहली चीज वो इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द फैमिली और द सोसाइटी, और वो शादी बहुत दिन चलती भी नहीं है, मतलब मैरिड लाइफ बहुत दिन चलती भी नहीं है जो है। और तीसरा कहा था कि मोड ऑफ डेथ है कि जब मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो जो डेथ होती है वो अननेचुरल या वायलेंट तरीके से होती है एक्चुअली। तो इनका किसी का भी देखोगे आप कि जो 8th हाउस यू फाइंड इज वेरी अफ्लिक्टेड एक्चुअली। यहाँ भी देखिए कि 8th हाउस के ऊपर मंगल भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, और इसका लॉर्ड शनि है, ये हैम्ड है बिटवीन ऑल मैलेफिक्स, और इसको भी जो राहु मंगल को देख रहा है, तो इट इज अफ्लिक्टेड और हैम्ड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स। और
किसी के ऊपर भी जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है एक भी कभी किसी के ऊपर, नाइदर ऑन द 8th हाउस नॉर इन दीज हाउसेस एक्चुअली। तो 8th हाउस बहुत एफ्लिक्टेड हो जाता है, और 8th हाउस एफ्लिक्ट होने का यही रिजल्ट है जो है, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। सर इनके 7th हाउस के ऊपर एक तो मून बैठा भी है और जुपिटर की एस्पेक्ट भी है, बट फिर भी मैरिज में क्या प्रॉब्लम रही होगी बिकॉज ऑफ शनि? नहीं, बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। प्रॉब्लम इन द मैरिज इज बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। जब 8th हाउस एफ्लिक्टेड होता है विद सैटर्न मार्स राहु वगैरह से, तो मैंने कहा था कि जो मैरिज होती है, इस हाउस बेसिकली ऑफ द मैरिटल बॉन्ड एक्चुअली, स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, इसको हम हिंदी में मांगल्य स्थान भी बोलते हैं। तो जो मैरिटल बॉन्ड है वीक हो जाता है, और उसका रिजल्ट ये भी होता है कि जब ये इतने ज्यादा मार्स सैटर्न राहु वगैरह का एसोसिएशन होता है जब 8th हाउस के साथ, तो जो आपकी मैरिज होती है वो इस ढंग से होती है कि विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी। इट मीन्स सम ऑड कॉम्बिनेशंस एक्चुअली। किसी का भी देखिए आप, इन तीनों में से आप किसी का देख लीजिए, यू फाइंड द सेम थिंग एक्चुअली। तो एनीवे ये तीन एक्सचेंज हैं, एंड आई टेल यू दीज आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 3 एक्सचेंज। आई एम नॉट सीन इन एनीबॉडीज एल्स हॉरोस्कोप एक्चुअली। तो ये 3 एक्सचेंज का होना इट्स अ वेरी पावरफुल हॉरोस्कोप एक्चुअली। और जैसा दीप्ति जी कह रहे हैं कि राहु केतु जो है वो इट्स इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन, नोबडी कैन हार्म दिस पर्सन आल्सो। कोई नुकसान अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। सन एंड मरकरी, दिस इज द बेस्ट योगा, बुध आदित्य योग। 5th हाउस में हो रहा है ये योग जो है, 5th हाउस में। And here you find that most of the planets are very strong actually. ऐसा कोई ऐसा नहीं है कोई weak planet हो। Most of the planets are very strong actually. अच्छा, इनका जो एटीट्यूड था ये काफी दे से काफी डिसिप्लिनेरियन डिक्टेटोरियल एटीट्यूड था। वो किससे कौन से हाउस की स्टडी से पता चलेगा? देखिए जो सन वगैरह जो होता है, तो क्योंकि वो तो 5th हाउस में है, सन क्रिएटिविटी के हाउस में। हाँ, तो सन की वैसे भी क्या पोजीशन है, सन जो है लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस है, तो इट्स वेल प्लेस्ड इन द 5th हाउस एक्चुअली, एंड इट हैज एस्पेक्ट ऑफ ऑल। मरकरी का भी है, जुपिटर भी देख रहा है उसको। पर ये डोमिनेटिंग कैसे शो होगा? हाउ डू वी अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज डोमिनेटिंग इन लाइफ? वही बता रहा हूँ कि सन अगर स्ट्रांग है तो नेचुरली जो सन एंड द लियो साइन, अगर ये 2 स्ट्रांग होते हैं तो नेचुरली पर्सन इज डोमिनेटिंग, ही वुड लाइक टू डोमिनेट। वो किसी की सुनता भी नहीं है। और जब हम लोगों ने ऊपर से मार्स की दृष्टि भी है सन पे सर। मार्स के सन साइन में बैठा हुआ है। हाँ, मार्स भी देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है। मार्स ही सन साइन भी है 5th हाउस का। राइट। तो ऐसे व्यक्तियों का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब लास्ट टाइम, कि जो 5th साइन जो लियो साइन वाले लोग होते हैं वो किसी की सुनते नहीं है। उनको आप काम करने दीजिए तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल वो बरसर्क हो जाएंगे, बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो उनका सन बहुत स्ट्रांग होगा नेचुरली। तो अच्छा, एनीवे वी वर टॉकिंग अबाउट 64th नवांश, तो वो पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले थे। तो अगर हम लग्न से देखें कि 64th नवांश कहाँ पर आएगा, तो पहली चीज ये है कि लग्न से जो 8th हाउस है, लग्न से या किसी भी, जब हम किसी भी चीज का वहां से हम अगर 64th नवांश देख रहे हैं तो वहां से 8th हाउस को देखिए, वहां से 8th हाउस को, तो हम कहेंगे कि लग्न का जो 64th नवांश है दैट विल बी इन द एक्वेरियस साइन, दैट विल बी इन द एक्वेरियस साइन, क्योंकि ये 8th हाउस में 11 नंबर साइन है। तो सुनो, तुम अभी फ्री हो क्या? तो 64th नवांश शुड बी इन दिस साइन। एक्चुअली मेरे पास किसी ने आना है तो मुझे शिफ्ट करनी पड़ रही है अपनी क्लासेस, वो इम्पोर्टेंट। वहां से 8th हाउस को देखिए। मैंने बोल दिया नोएडा वाले को ना, तो वो भी अभी ले रही है। आप अपना ऑडियो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एक्चुअली। तो हमने लग्न का 64th नवांश देखना है, तो लग्न से 8th हाउस, तो हम कहेंगे कि जो 64th नवांश है दैट इज इन द 11th साइन, दैट इज इन द एक्वेरियस साइन। अब एक्वेरियस साइन में कोई भी साइन हो सकता है 64th नवांश, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस नवांश चार्ट को देखते हैं, और नवांश चार्ट में अगर हम लग्न से देख रहे हैं तो लग्न से 4th पोजीशन,
लग्न से 4th पोजीशन। इसका मतलब हम कहेंगे कि 11th साइन में ये जो 3 नंबर जेमिनी नवांश जो है दैट इज 64th नवांश। 11th साइन में, एक्वेरियस साइन में जेमिनी साइन जो है वो 64th नवांश है। क्या किया आपने कि हम लग्न से 64th नवांश देख रहे हैं, तो लग्न से 8th हाउस को कंसिडर किया विच इज 11th साइन, तो इस साइन में पड़ेगा 64th नवांश। और इस साइन में कौन सा नवांश होगा, दैट इज लग्न से नवांश चार्ट में लग्न से 4th पोजीशन। तो ये थर्ड जो साइन है, तो हम कहेंगे एक्वेरियस साइन में थर्ड साइन इज द 64th नवांश। तो ये भी 64th नवांश का लग्न का हो गया और ये नवांश का हो गया। तो अगर हम मान लीजिए कोई कहता है कि हमको जुपिटर से 64th नवांश निकालना है, जुपिटर से 64th नवांश निकालना है, तो जुपिटर आपका प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो 8th पोजीशन कौन सी हुई, ये वाली हुई 9th साइन। तो हम कहेंगे कि 64th नवांश शुड बी इन द सेक्रेटेरियस साइन, 64th नवांश शुड बी इन द सेक्रेटेरियस साइन। बट विच नवांश, यहाँ जुपिटर जहां भी यहाँ प्लेस्ड है उससे 4th पोजीशन आप देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये 5वां जो नवांश है इन सेक्रेटेरियस साइन इज द 64th नवांश। मान लीजिए हमें शनि से देखना है कि शनि से 64th नवांश कहाँ पड़ेगा, तो शनि यहीं पर है, तो शनि से हमने 8th हाउस को देखा तो वही 11th आया, 11th साइन। बट 11th साइन में यहाँ शनि है, शनि से 4th पोजीशन आप देखिए 1 2 3 4, तो ये वाला जो एक नंबर है वो 64th नवांश हुआ फ्रॉम द शनि। तो इस तरह से हम किसी भी लग्न से हो, मून से हो या किसी भी प्लैनेट से 64th नवांश की पोजीशन निकाल सकते हैं। और ये कहा कि जब 64th नवांश पर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट, स्लो मूविंग मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसके मिलते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट वेदर इट इज ए बेनिफिक प्लैनेट और द मेलिफिक प्लैनेट। और अगर किसी भी प्लैनेट के 64th नवांश से कोई प्लैनेट साइन ट्रांजिट करता है मेलिफिक प्लैनेट, तब उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस जो है वो खत्म हो जाते हैं, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस मिलना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज है, अगर हम ये देख रहे थे अभी, (64th नवांश इज जेमिनी नवांश इन एक्वेरियस साइन। यही देखा हमने अभी कि जो इंदिरा गांधी का हमने देखा कि 64th जो नवांश है फ्रॉम असेंडेंट इज जेमिनी नवांश इन द एक्वेरियस साइन, राइट। This is her mother died when Saturn was transiting Aquarius sign in June 1936. तो ये एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हम कहेंगे कि her mother died when Saturn was एक स्लो मूविंग प्लैनेट was transiting Aquarius sign. तो Aquarius साइन होता है या थर्ड साइन होता है, दोनों ही बराबर ही हैं, तो क्योंकि नवांश भी इसी साइन में पड़ता है और ये नवांश है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसकी लाइफ में आएगा। फिर कहा कि 64th नवांश फ्रॉम सैटर्न इज एरीज इन एक्वेरियस साइन, जो भी हमने देखा। तो हर हस्बैंड डाइड व्हेन केतु वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन इन सितंबर 1960। तो ये जब स्लो मूविंग मेलिफिक प्लैनेट जब ये ट्रांजिट करते हैं तो इट गिव्स दैट टाइप ऑफ इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ऐसे ही ये हमारे जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हुए रमन साहब, उनका हॉरोस्कोप है, उसमें कहते हैं कि अभी हम डिस्कस करेंगे इसका कि मून इन द टॉरस साइन एंड 64th नवांश फ्रॉम मून इज स्कॉर्पियो इन द सेक्रेटेरियस साइन। केतु वाज इन सेक्रेटेरियस साइन इन सितंबर व्हेन सन डाइड। 64th from नवांश from ascendant is Pisces in the Virgo sign. Mars was in the Virgo sign when he died himself in this year. So let us see his horoscope also. This is the horoscope. तो पहली चीज तो हम ये देखें कि what made her such a famous astrologer. 8th हाउस में केतु है सर। सर लगन कुंडली बताएं।
11 नंबर लग्न है। हाँ जी। सेकंड हाउस में राहु है। हाँ जी। फोर्थ हाउस में मून एंड सैटर्न। मून एंड सैटर्न। सिक्स्थ हाउस में सन है। हाँ जी। सेवेंथ हाउस में वीनस मार्स एंड रेट्रोग्रेड मरकरी। वीनस मार्स और मरकरी। और एट्थ हाउस में केतु है। हाँ जी। और 10th हाउस में जुपिटर है। 10th हाउस में जुपिटर। रवि जी ने कहा कि पहली चीज तो है कि हम जो ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज देखते हैं वो 8th हाउस से देखते हैं। सर मरकरी साइन है, साइन जो है वो 6 नंबर है ना यहाँ पर। अच्छा, पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि कोई भी अगर व्यक्ति को हायर स्टेटस लेना है, अगर लाइफ में किसी भी व्यक्ति को हायर स्टेटस मिलता है, तो एक चीज अब जरूर ध्यान रखिए कि लग्न शुड बी स्ट्रांग। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है, कोई सा हाउस कितना भी स्ट्रांग हो, यू कैन नॉट गेट ए हायर स्टेटस इन योर फील्ड एक्चुअली। तो लग्न का स्ट्रांग होना, जो भी लोग अपने हायर स्टेटस को प्राप्त करते हैं, किसी भी व्यक्ति के आप हॉरोस्कोप में देखेंगे तो पहली चीज यह है कि लग्न हैज टू बी स्ट्रांग। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितने हाउस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उसको हाई स्टेटस नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है पहले बताइए। मार्स देख रहा है उसका लॉर्ड। सर लगन एक तो 4th हाउस में चला गया, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति होगी। लगन का चौथे घर में जाना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है और मजबूत माना जाता है। और कोई बताइए। केंद्र में है सर, वीनस मरकरी देख रहे हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट भी है सर। जुपिटर देख रहे हैं। गज केसरी योग हो गया, जुपिटर देख रहा है शनि और मून को। केंद्र में सब बेनिफिक प्लैनेट्स ही बैठे हो। सभी प्लैनेट्स केंद्र में। मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर सब केंद्र में है। मैं कह रहा हूँ कि हाउ लग्ना इज स्ट्रांग, केंद्र को आप छोड़ दें, बट हाउ द लग्ना बिकेम वेरी स्ट्रांग। लगन पर वीनस की दृष्टि, जो कि एक योग कारक ग्रह है इस कुंडली के लिए, वीनस और मार्स की दृष्टि है इस लगन पर। और मरकरी की भी है। मंगल और शुक्र बुध तीनों लगन को देख रहे हैं, जो कि इस कुंडली के अच्छे ग्रह, राजयोग भी बना रहे हैं 7th हाउस में। और जुपिटर लगन लॉर्ड को देख रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। Anybody else? सर ये तुला 9th लॉर्ड 7th हाउस में, ये भी एक अच्छा मैंने बताया जो 9th लॉर्ड 7th हाउस में। मैं लगन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, लगन की। What makes the लग्ना very strong in this case? इनके लग्ना का जो रूलिंग सन साइन है वो मार्स है शायद। सर जुपिटर सेकंड हाउस को भी देख रहा है। सेकंड हाउस में भी शनि का ही वो है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक्वेरियस लगना है। सेकंड हाउस में शनि का क्या है? सर लगन पे शनि की दृष्टि है। लगन पर शनि की दृष्टि भी है। तो नहीं, साइन को देख रहे हैं। लगन अपने साइन सबसे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा कि लग्न का लॉर्ड 4th हाउस में, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन, इट मेक्स अ वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। हाँ जी, हाँ हाँ। कभी भी कोई भी प्लैनेट अपने साइन को एस्पेक्ट करता है, पर्टिकुलरली लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इट मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रांग, पहली चीज। सेकेंडली, जो हम लोगों ने लग्नादि योग डिस्कस किया था कि जब लग्न के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, वो लग्नादि योग था कि जब ये 6th 7th 8th हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, तो 6th में होता है तो 12th हाउस को देखता है, 8th में होता है तो 2nd हाउस को देखता है, और 7th में होता है तो इसको देखते हैं। यहाँ भी वही पोजीशन है, सिमिलर टू दैट। मरकरी और वीनस असेंडेंट को देख रहे हैं, जुपिटर उसके 2nd हाउस को देख रहा है, तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लग्नादि योग, एग्जैक्टली सिमिलर टू लग्नादि योग एक्चुअली। तो दोनों चीजें मिलके लग्न को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं यहाँ पर जो है, एंड दैट इज द रीजन कि इसका लग्न जो है बहुत स्ट्रांग है। और लग्न स्ट्रांग होने के बाद ही आपको कहीं स्टेटस मिलता है। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है तो वॉट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ एनी हाउस एक्चुअली, यू कांट गेट ए वेरी हाई स्टेटस।
तो लग्न ये दो एंगल से शनि अपने साइन को देखना, और दूसरा इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लग्नादि योग, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नॉलेज इन द एस्ट्रोलॉजी। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट, तो 8th हाउस इज द कंसर्न हाउस, 8th हाउस इज द कंसर्न हाउस। और नॉलेज के प्लैनेट कौन से हैं? मरकरी और जुपिटर। मरकरी एंड जुपिटर जो है नॉलेज के प्लैनेट हैं। तो नेचुरली जब 8th हाउस के साथ मरकरी एंड जुपिटर या मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन होगा, तभी आप इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी एक्चुअली में, राइट। तो यहाँ पर इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी है, इसका लॉर्ड जो है वो मरकरी है, मरकरी है, मरकरी है एक्चुअली में। तो मरकरी का एसोसिएशन हो गया पहली चीज। और दूसरा जो बेसिकली जो आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी आती है, जो कि बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजर के लिए, एनालिटिकल जो एबिलिटी आती है, और एनालिटिकल एबिलिटी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड मार्स, दैट कम्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड मार्स। जब भी आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो और सर यहाँ 9th फ्लोर और 10th फ्लोर का एक साथ है शुक्र और मंगल। हाँ, हाँ जी। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी के प्लैनेट हैं दोनों, मरकरी एंड मार्स। तो ये जो है वो बताते हैं कि ये ही विल हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी एक्चुअली। बिना उसके तो आप एस्ट्रोलॉजर बन नहीं सकते, बिना उसके एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। And third thing, we talk about intuition also in astrology. Intuition also plays an important role, though it is again a mode of learning, but even then intuition means the 5th house. Intuition means the 5th house. 5th house has to be strong actually, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड क्या है? मरकरी है। हाँ जी, जुपिटर, ये मरकरी, हाँ जी। हाँ, तो ट्राइन का लॉर्ड केंद्र में बैठा हुआ है, तो इससे वंडरफुल राजयोग। हाँ जी। ट्राइन का लॉर्ड केंद्र में है, तो इससे वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। तो इंट्यूशन भी हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो प्रेडिक्शन करे वो सही हो। जुपिटर का एस्पेक्ट है दूसरे घर पे सर। हाँ, जो वो बोले वो सही होना चाहिए। हाँ जी। तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं ना, वाक सिद्धि, या जो आप बोल रहे हैं उसकी सिद्धि आपके पास कि सही होगा, तो 2nd हाउस गेट्स इन्वॉल्व, कि 2nd हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, या उसके ऊपर हम कहेंगे कि जुपिटर का या बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुपिटर उसका लॉर्ड भी है और देख भी रहा है अपने घर को, तो इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ 2nd हाउस। इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ 2nd हाउस कि लॉर्ड उसका होके, वो जुपिटर ही प्लैनेट है और वो उसके अपने हाउस को देख भी रहा है यहाँ पर, राइट। हाँ जी। तो ये उसका जो है ये आपका एस्ट्रोलॉजर के लिए इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड दैट्स सर आपने केतु के बारे में नहीं कुछ बताया, केतु की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है 8th हाउस में? केतु 8th हाउस में है ना, तो ऑकल्ट में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। केतु देखिए, केतु एक मोक्ष का प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और केतु डेफिनेटली हेल्प्स इन द नॉलेज ऑफ सच सब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो वो भी 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, राइट। तो ये इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हम कहेंगे लग्न से 64th नवांश कौन सा होगा, इस साइन में होगा, 6ठे साइन में, वर्गो साइन में, और कौन सा होगा ये वाला, यह लगन से चौथा आपने पोजीशन देखी, दैट इज पाइसेस साइन, दैट इज पाइसेस साइन। और इसमें हमने क्या देखा था अभी, जो उसमें मून इन द टॉरस साइन, एंड मून से देखा इन्होंने 64th नवांश, तो
that is Scorpio in Sagittarius sign and Ketu was in Sagittarius sign when his son died actually. तो moon से इन्होंने 64th नवांश देखा. So let us see what is 64th नवांश from moon in this case. यहाँ देखिए मून का प्लेसमेंट कहाँ ये है, राइट? तो मून से हमें अगर 64th नवांश देखना है तो दैट शुड बी इन द 8th हाउस, दैट इज इन दिस साइन, सेक्रेटेरियस साइन. सेक्रेटेरियस साइन में मून से 64th नवांश होगा. और कौन सा होगा, यहाँ पर अब मून की पोजीशन देखिए, ये है मून की पोजीशन. तो मून से चौथी पोजीशन स्कॉर्पियो नवांश. तो हम कहेंगे सेक्रेटेरियस में स्कॉर्पियो नवांश है, 64th नवांश फ्रॉम मून. एंड व्हाट दे आर सेइंग कि जब ये केतु वाज ट्रांजिटिंग ऑन सेक्रेटेरियस साइन देन हिज सन डाइड एक्चुअली. तो ये एक जब भी जो 64th नवांश का है सच ए सेंसिटिव पॉइंट की लोग डेथ वगैरह का भी मालूम कर लेते हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम का भी मालूम कर लेते हैं. तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द ट्रांजिट ऑफ पर्टिकुलरली द मेलिफिक प्लैनेट, दैट टू स्लो मूविंग प्लैनेट्स ऑन दिस वेरी सेंसिटिव पॉइंट. तो बट 64th फिर कहाँ देखेंगे, लगन से देखें, मून से देखेंगे, किसी और प्लैनेट से देखेंगे? हम सबसे देख सकते हैं. तो लग्न और मून तो इम्पोर्टेंट है ही आपकी खुद की लाइफ के बारे में, कि लाइफ के बारे में बहुत ही कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाली इवेंट होगी तो आप लग्न से भी देखेंगे, मून से भी देखेंगे. और तीसरा हमने कहा कि अगर हम किसी भी प्लैनेट से देखते हैं तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस भी खत्म हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में जब वहां से 64th नवांश में कोई मेलिफिक प्लैनेट, स्लो मूविंग मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है. तो आप सोचते हैं कि आपका सैटर्न बहुत अच्छा है, स्टेटस वगैरह बहुत अच्छा दे रहा है आपको, बट अगर वहां से सैटर्न से 64th नवांश में कोई मेलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट हो गया तो सडन फॉल हो जाता है आपका जो है, क्योंकि उसके जो सिग्निफिकेशंस थे वो खत्म हो जाते हैं, वो लूज कर देता है सिग्निफिकेशंस उस टाइम. So that is the idea about this 64th Navansh, and many people they use this 64th Navansh to predict big events also. तो बट हमें मालूम होना चाहिए कि सिर्फ जिससे भी आपको 64th नवांश देखना है उससे जो 8th साइन में राशि होगी उसमें होगा, और नवांश चार्ट में उससे आप चौथा पोजीशन देख लीजिए, दैट विल बी द 64th नवांश. तो सिंपल है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. तो इस तरह से हम किसी भी प्लैनेट से या लग्न से या मून से 64th नवांश हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं. अनिल जी बैड इवेंट ही देख सकते हैं, गुड नहीं. पार्डन? इनसे 64th गुड भी आल्सो, नहीं इट्स गुड आल्सो. मैंने कहा कि अगर अच्छा प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो नेचुरली अच्छे रिजल्ट होंगे, और अगर मेलिफिक प्लैनेट पर्टिकुलरली स्लो मूविंग मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो रिजल्ट खराब होंगे, एडवर्स होंगे. दोनों चीजें हैं, राइट? ये देखिए, ये हॉरोस्कोप है, दिस वन, एंड we are talking about marriage. 64th नवांश हमने खत्म कर दिया, but we'll examine some horoscope about the marriage only. तो इसमें जो मैरिज के बारे में आप क्या कहेंगे इस हॉरोस्कोप में जो लग्न चार्ट है, तो व्हाट डू यू से अबाउट मैरिज? सर लगन कुंडली बताएं. 8 नंबर है, स्कॉर्पियो साइन, और उसमें सन वीनस है, सेकंड हाउस में मार्स मरकरी है, 5th हाउस में केतु है, 8th हाउस में रेट्रोग्रेड जुपिटर है, 9th हाउस में मार्स है, 10th हाउस में मून एंड सैटर्न है, और 11th हाउस में राहु है. वीनस देख रहा है सर शादी के घर को, उसका लॉर्ड अपनी राशि, उसका लॉर्ड भी, हाँ अपनी राशि है. वीनस जो है, वेरी गुड. वीनस इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन इट्स ओन साइन, इट्स ओन साइन. 8th हाउस में जुपिटर बैठा है, वो अपने साइन को देख रहा है, 2nd हाउस को, और मरकरी अपने साइन को देख रहा है, 8th हाउस को. वेरी गुड. एक्सचेंज है मरकरी एंड आप कहेंगे मरकरी और जुपिटर के बीच में एक्सचेंज है. इट्स अ वंडरफुल पोजीशन ऑफ द 8th हाउस. यस, 8th हाउस की इस वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन. ठीक है सर. And exchange that too with the 2 benefic planets. Yes. It should be very successful marriage.
और कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? सर लगन लॉर्ड तो नीच का हो गया यहाँ पे, जो कि आपने कहा कि मैरिज के सुख के लिए सबसे ज्यादा लगन को कंसीडर करना चाहिए। दूसरा लगन में सूर्य भी है, मेलेफिक इफेक्ट सूर्य का भी आ रहा है। ये 2 पॉइंट तो इधर दिख रहे हैं थोड़े नेगेटिव। आपने नीचभंग राजयोग का नाम सुना होगा? हाँ जी। नीचभंग राजयोग क्या कहता है? नीचभंग राजयोग यहाँ मून कहाँ पे थे सर? केंद्र में है। 10th हाउस में है। हाँ जी, हाँ तो नीचभंग हो जाता है मंगल का। फिर मून का? मंगल है ना 9th हाउस में। सॉरी मंगल की, अच्छा मंगल की बात हो रही है। हाँ मंगल का नीचभंग हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ 10th हाउस में तो सर हो जाता है, नीचभंग हो जाता है। कैसे होगा? कौन सा रूल है? नहीं कौन सा वाले रूल्स होगा? ये भी है ना, जिस राशि में मंगल बैठा है जहाँ नीच का हो रहा है उसका स्वामी केंद्र में होना चाहिए। वो केंद्र में है 10th हाउस में। रवि जी आप बताइए कैसे हुआ? सर मैंने ये वाला नरेश जी वाला रूल पढ़ा नहीं है। anyway, अभी हम लोगों ने नीचभंग डिस्कस नहीं किया, बट इवन देन आई कैन टेल यू बिकॉज इसका जो लॉर्ड है मून एंड मंगल इज गेट्स एक्सॉल्टेड इन द 10th साइन। तो अगर ये साइन डिस्पोजिटर एंड द लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच इट इज एक्सॉल्टेड दोनों अगर केंद्र में होते हैं तो म्यूचुअल केंद्र में होते हैं तो वो सैटर्न मून इकट्ठे बैठे हैं सर। हाँ तो नीचभंग हो जाता है। और वैसे भी लग्न का लॉर्ड इन द 9th हाउस इज नॉट ए बैड पोजीशन, इज ऑलवेज ए गुड पोजीशन। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि जो ये जो हॉरोस्कोप है दैट इंडिकेट्स ए वंडरफुल मैरिड लाइफ, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? कुछ डाउट है किसी को? सर अभी तक नहीं थी, लेकिन आपने जैसे क्वेश्चन पूछा अब लग रहा है। इसमें 3 सन, सैटर्न और राहु का एस्पेक्ट भी है 7th हाउस के ऊपर। सर सूर्य के साथ कहते हैं ना जलता हुआ जीवन, यानी प्रॉब्लम रहेगी। सन देख रहा है तो, और वीनस साथ में बैठा है लगन में। सन, सैटर्न एंड राहु, these 3 separating tendency planets are, sir, they have an aspect on the 7th house. That is a negative point. और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 7th हाउस इंडिकेट्स अबाउट द नेचर ऑफ द स्पाउस। तो आप कह सकते हो कि नेचर बहुत खराब होगी या जो भी होगा, बट एक वीनस का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। बट 8th हाउस डजंट इंडिकेट एनी प्रॉब्लम इन द मैरिटल लाइफ एक्चुअली। 8th हाउस एक्सचेंज है, वहां पे एक्सचेंज भी है एंड एक्सचेंज बिटवीन द 2 बेनिफिक प्लैनेट। कोई मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, एक भी मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। The beauty is कि there is no association of even a single malefic planet on the 8th house. किसी भी तरीके से, ना तो इसके लॉर्ड के ऊपर है ना इसके ऊपर है। तो this chart does not indicate any problem in the marital life. अब नवांश पे आ जाइए। दिस इज द नवांश। सर एक मिनट सर, जो सेपरेटिंग प्लैनेट्स वाला था सन, सैटर्न एंड राहु, एंड द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इसका वीनस है, और वीनस भी एस्पेक्ट कर रहा है, राइट? तो वीनस वो एक मतलब, बट 7th हाउस डजंट इंडिकेट अबाउट सेपरेशन, डाइवोर्स। सेकंड हाउस, 7th हाउस इज बेसिकली द नेचर ऑफ द स्पाउस। जैसे लग्न आपके लिए है, ऐसे ही 7th हाउस आपके स्पाउस के लिए है कि स्पाउस का जो नेचर या पर्सनैलिटी में नॉट बी दैट गुड एक्चुअली, बट दैट डजंट इंडिकेट सेपरेशन, डाइवोर्स। सेपरेशन डाइवोर्स हमें देखना है तो हम 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है, अब नवांश चार्ट को देखिए। What is the position in the Navansha chart actually? बताएं सर जरा। 11 5 नंबर है, वीनस है वहां पर। हाँ जी। और 5th हाउस में सन, मार्स, केतु है।
सन मार्स केतु 5th हाउस में, छठे में जुपिटर, 6th हाउस में जुपिटर है, हाँ जी, और 11th हाउस में बाकी सारे मून, मरकरी, सैटर्न, राहु। सब 8वें घर को सर राहु और मंगल देख रहा है। मंगल और गौतम तो नहीं, मंगल और गौतम नहीं है। मंगल देख रहा है और राहु देख रहा है, शनि भी देख रहा है। राहु कहाँ देख रहा है मैडम? नहीं, राहु नहीं देख रहा, शनि देख रहा है। शनि देख रहा है, राइट। और मंगल देख रहा है 5th हाउस से। मैंने इतनी बार कहा कि जो भी हम डिविजनल चार्ट देखें, वी शुड स्टार्ट विद द लग्न ऑफ द डिविजनल चार्ट। अगर लग्न ही ठीक नहीं है तो बाकी सब बेकार है, बाकी हमें देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ ग्लांस एट द लग्न ऑफ एनी डिविजनल चार्ट। और जब तक मैंने कहा कि अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसको आगे बढ़ने का। लगन को शनि देख रहा है सर। लग्न की क्या पोजीशन है आप देखिए? लगन लॉर्ड को भी शनि देख रहा है। लगन केतु और मार्स के साथ बैठा है। रवि जी शनि नहीं देख रहा, सारे मैलिफिक देख रहे हैं उसको। हाँ, राहु भी देख रहा है सर, राहु भी देख रहा है, केतु के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है। It is associated with all malefic planets. ये जो सारे प्लैनेट हैं मैलेफिक प्लैनेट, वो दो ही हाउस में प्लेस्ड हैं, 5th और 11th में। तो सब एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो लग्न देखिए, एंड दिस इज द मतलब रियल हॉरोस्कोप। ऐसा भी नहीं कि किसी का में कोई डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन हो या कुछ हो। लग्न इज सच ए वीक पोजीशन इन द नवांश चार्ट D9 में। इट हैज एन एसोसिएशन विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स। कोई भी मैलिफिक प्लैनेट ऐसा नहीं है जो एसोसिएशन ना हो लग्न लॉर्ड के ऊपर जो है। और लग्न के ऊपर भी सैटर्न एंड केतु का एसोसिएशन है। कोई बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट कि वहां वीनस प्लेस्ड है, दैट्स ऑल। तो लग्न लॉर्ड इज बैडली अफ्लिक्टेड, या आप ये भी कह सकते हो कि जो लग्न चार्ट में जो 7th हाउस है, 8th हाउस है, उन सब के लॉर्ड बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हैं। सर तो इनको कहा जाएगा कि इनकी मैरिज तो होगी लेकिन सारी प्रॉब्लमेटिक मैरिज रहेगी, लेकिन डाइवोर्स नहीं लग रहा। हाँ, राइट। कि जो आप ये कह सकते हैं कि जो लग्न इतना वीक है यहाँ पर, तो दैट इंडिकेट्स कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मैरिटल लाइफ, पहली चीज, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ डाइवोर्स का केस नहीं है, बिकॉज 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, और जो लग्न होता है वो नेचुरली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल आल्सो। तो डाइवोर्स का केस नहीं है। फिर जुपिटर भी नीच का हुआ सर नवांश कुंडली में, वीक तो हो गया जुपिटर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कुंडली के लिए। हाँ, नीच का भी हो गया, छठे घर में भी आ गया। हाँ जी, छठे घर में भी आ गया। तो यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम है कि जो लग्न है वो बहुत वीक है, मतलब इस अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि शादी का सुख नहीं है जो होना चाहिए, जो मैरिटल लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है। लग्न का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। और अगर हम इनकी भी पोजीशन देखें 8th हाउस के लॉर्ड की, तो 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है यहाँ पर, मरकरी इज बैडली अफ्लिक्टेड। 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, वीनस भी अफ्लिक्टेड है। तो सारे प्लैनेट अफ्लिक्टेड हैं। तो हुआ ये कि he got married to a divorcee first. He got married to a divorcee, and his wife died only last year, somewhere in the month of October actually. और उस टाइम दशा भी देखिए क्या चल रही थी। She died during this period. Venus, Mercury, sorry, गलत हो। No.
दिस वन मार्च सैटर्न के पीरियड में, just when the Saturn period started, so she died somewhere in the month of October actually. तो यहाँ पर जो देखें आप, तो ये मंगल शनि वगैरह ये पूरे पूरे अफ्लिक्टेड हैं, और ये जो यहाँ पर इनके लॉर्ड भी हैं 7th 8th हाउसेस के, वो भी सब मार्स सैटर्न वगैरह से सबसे अफ्लिक्टेड है। तो दोनों चीजें हुई कि एक तो it was not a normal marriage because he got married with a divorcee, and secondly his wife died at a very early age actually, and he is in the USA doing very well as far as profession is concerned, but his wife died last year only. अब क्वेश्चन is कि anyway, can anybody tell कि second marriage कब होगी? सेकंड मैरिज सर सेकंड हाउस से देखी जाएगी, राइट। सेकंड मैरिज जो देखते हैं हम वो सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि जो सेकंड हाउस है दैट इज 8th फ्रॉम द 7th हाउस, दैट इज द लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज। जैसे हम लॉन्गेविटी प्रोफेशन की 5th हाउस से देखते हैं, जो कि 10th हाउस से 8th हाउस है, ऐसे ही सेकंड मैरिज हम देखते हैं तो 7th हाउस से 8th हाउस, मतलब सेकंड हाउस। और थर्ड देखनी होगी तो तो उससे 8 देखिए फिर 10th। और दूसरा ये है कि ये तो ठीक है मैरिज का हो गया कि ये कब होगी या क्या होगी, बट इफ यू वांट टू सी अबाउट द स्पाउस, सेकंड स्पाउस, वो किससे देखेंगे आप? जैसे 7th हाउस से हम फर्स्ट स्पाउस, सेकंड से 7th, 8th हाउस से 9th हाउस से सर, 9th हाउस से। 9th हाउस इज, देखिए जो पहला बच्चा होता है हम 5वें घर से देखते हैं, उससे नेक्स्ट, उससे थर्ड, मतलब छोटे वाला 7th हाउस से, उससे थर्ड 9th हाउस से। जैसे हमने छोटा भाई बहन भी देखना है तो पहला जो छोटा होगा वो इस 3rd हाउस से देखेंगे, सेकंड छोटा होगा उससे 3rd हाउस से, ऐसे थर्ड हाउस से। तो ऐसे ही जो फर्स्ट वाइफ वी सी फ्रॉम द 7th हाउस एंड सेकंड वाइफ वी सी फ्रॉम 3rd फ्रॉम द 7th, that is 9th house. The nature of second wife is the 9th house. तो क्या 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 कह सकते हैं आप कि when he will get married actually? ये मून का जब अंतर्दशा होगा, इस समय जो पीरियड चल रहा है ये मार्स एंड मरकरी का पीरियड चल रहा है। का जब होगा मार्स एंड मरकरी यहाँ सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, इसमें भी हो सकती है सर। और जुपिटर अभी यहीं पर ट्रांजिट कर रहा है। जो वीनस होगा तब मेरे विचार से होना चाहिए। नहीं, मरकरी जो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और मरकरी की दशा चल रही है, और जुपिटर भी यहीं पर ट्रांजिट कर रहा है अभी 9th साइन में, एंड इट विल गो टू द 10th साइन समवेयर इन नवंबर एक्चुअली। तब योग बनेगा सर, तो ये योग बन रहा है, तो ये योग बन रहा है, तो इज लाइक, और जुपिटर है भी रेट्रोग्रेड नेटल में भी, और इस टाइम भी रेट्रोग्रेड है, तो ही इज लाइकली टू गेट मैरिड इन अ मंथ और सो। He has already selected किससे शादी करनी है, तो they are likely to get married actually. तो इस तरह से सेकंड का मैरिज का हम बताएंगे, तो इससे बताएंगे विद दिस सेकंड हाउस। और सेकंड स्पाउस के बारे में हमें देखना है, तो 3rd फ्रॉम द 7th हाउस, दैट इज 9th हाउस। तो सेकंड स्पाउस की भी नेचर मार्स से देखी जाएगी, मार्स वहां पे बैठा है। हाँ, ये जो भी साइन है यहाँ पर, ये मून का साइन है, मार्स तो नीचभंग हो रहा है, तो मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस, तो अच्छा है, मतलब ठीक है। हाँ, इट्स गुड एक्चुअली, नॉट बैड।
जुपिटर सर अभी आ जाएगा नवंबर में, ये इसमें आ जाएगा ना कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में, तो फिर देखेगा 9th हाउस को देखेगा भी वो। हाँ, उससे पहले शादी हो जाएगी, मतलब जब चेंज होने से पहले, मकर राशि में जाने से पहले। अच्छा सर एक मैं और उसको दूं? हाँ बताइए। 11 जनवरी। एक मिनट। हाँ 67 टाइम रात के 10:35 टाइम। मेल जेंडर। जगह वास्को डिगामा गोवा। अपने हस्बैंड का दे दे शर्मा जी। वास्को डिगामा देखूंगा नहीं। अच्छा ये है, बताइए आप लोग बताइए। सर यही है ना? और ग्रह स्थिति बताएं सर। 5 नंबर लगन है। हाँ जी। सेकंड हाउस में मार्स है। हाँ जी। थर्ड हाउस में केतु है। 5th हाउस में सन एंड मरकरी है। 6th हाउस में मून एंड वीनस है। 8th हाउस में सैटर्न है और 9th हाउस में राहु है और 12th हाउस में जुपिटर है रेट्रोग्रेड। तो बुध आदित्य योग बन गया 5वें घर में। बट लगन लॉर्ड 5th हाउस में है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी सैटर्न और राहु दोनों की दृष्टि है। हाँ, और मार्स और सैटर्न एक दूसरे, मार्स देख रहे हैं सैटर्न 8th हाउस में। जुपिटर और वीनस रिक हाउस में चले गए। सर लगन लॉर्ड 5th हाउस में है, व्हिच इज गुड, बट शनि और राहु देख रहे हैं उसको। शनि और मंगल भी देख रहे हैं। तीनों देख रहे हैं। 5th हाउस में आप एसोसिएशन देखिए किसका है, सन का, मार्स का, सैटर्न का, राहु का, सबका है। और जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी सन साइन लॉर्ड, वो भी सैटर्न ही है। तो क्या बलजीत जी क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैरिज और प्रोफेशन। नहीं, मैरिज की क्या पोजीशन क्या है अभी, मतलब क्या पूछना है, मतलब उसमें आप बताइए ना, मैरिज के बारे में आप लोग सब प्रेडिक्ट करिए। नहीं आप कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मतलब कोई हवा में थोड़ी बात करेंगे। नहीं, इनको बताने दीजिए ना जो सब एनालाइज कर रहे हैं। हाँ नहीं, मतलब जो इस समय क्योंकि 67 है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी मैरिज की बात हो रही है कि मैरिज कब होगी। अच्छा, इसकी मैरिज मैरिज नहीं हुई है। मैरिज नहीं हुई है। नहीं। तो ये देखिए इसका जो पर्टिकुलरली यहाँ पर एक तो 7th लॉर्ड 8th में गया, ये भी बहुत वीक बना रहा है 7th हाउस को सर। हाँ, 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस खराब है, मंगल उसको देख रहा है। करेक्ट। कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एक बार पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए थोड़ा सा। असेंडेंट इनका वीनस है और जुपिटर देख रहा है। जुपिटर 8th को वीनस देख रहा है। जुपिटर भी 8th हाउस को देख रहा है। हाँ जी हाँ। और सर 8th हाउस में कारक बैठा हुआ है शनि। तो सन वर्गोत्तम हो गया इसमें। और इनके 6th हाउस में मून और वीनस दोनों हैं और सनसाइन जो है वो जुपिटर है, सनसाइन लॉर्ड। तो जुपिटर, मून और वीनस तीनों बेनिफिक प्लैनेट 6th हाउस में बैठे हुए हैं और उसको देख रहा है जुपिटर। सो career perspective, enemies, health, that perspective it will be good. देखिए पहले तो इस समय जो दशा चल रही है वो सैटर्न का सैटर्न चल रहा है। सैटर्न और सैटर्न जो है यहाँ भी 8th हाउस में, यहाँ भी 8th हाउस में है। Correct. और वैसे भी हम लोगों ने बात की थी कि जब सैटर्न का पीरियड चलता है तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हर तरह की लाइफ में ऑन ऑल एस्पेक्ट। और इस सैटर्न का जो एसोसिएशन है वो 5th हाउस के ऊपर भी है।
and fifth house is badly afflicted now. और जब पिछले साल शनि भी वहीं था ट्रांजिट में भी जो है, तो ये लगता है पहले कि जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब वगैरह कुछ चली गई है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है, ऐसा है कुछ? हाँ, बिजनेस छोटा सा कर रहा था वो बंद हो गया, शॉप चल रही थी बंद हो गई। तो ये जो फिफ्थ हाउस है जो इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और पर्टिकुलरली जब सैटर्न का पीरियड होता है ना, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, वो हर तरह की प्रॉब्लम होती है उसमें जो। और इसकी 7.5 भी चल रही है। हाँ 7.5 भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, वो सैटर्न बिल्कुल मून के ऊपर ट्रांजिट भी कर रहा है। बट क्वेश्चन तो ये है कि मैरिज क्यों नहीं हुई, दैट इज द मेन क्वेश्चन। D9 हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, तो यही देखना है कि मैरिज क्यों नहीं हुई, दैट इज द मेन पॉइंट एक्चुअली। अरे D9 में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका एसेंडेंट, सन वर्गोत्तम में आ गया। D9 में क्या पोजीशन है असेंडेंट की? सन जो है बैठा हुआ है उसमें, और वर्गोत्तम में है, उधर भी 9th राशि में। तो 9 नंबर का लगन है। 9 है जी, 9 नंबर का लगन है ये, और सन दोनों में सेम राशि में है। केतु की दृष्टि है उस पे। हाँ, वर्गोत्तम है सन। हाँ, और उसके ऊपर केतु की दृष्टि है एक चीज। और लग्न लॉर्ड की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्न लॉर्ड जुपिटर सर, जुपिटर के ऊपर दृष्टि शनि की दृष्टि है। शनि की है, ठीक, मून की। जुपिटर किस हाउस में है? इस पहली चीज तो ये हैम्ड है 2 मैलिफिक्स के बीच में। यस यस यस। और सैटर्न उसको देख भी रहा है, सैटर्न उसको देख भी रहा है। और यहाँ पर इन हाउसेस को देखिए आप, दीज हाउसेस, सन इसको देख रहा है, राहु देख रहा है, और सैटर्न यहाँ पर है ही है, सैटर्न यहाँ पर है ही है, यहाँ पर जो है। तो ये 7th 8th हाउस की पोजीशन यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं है, बट इवन देन मुझे लग रहा है कि 7th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो भी हैम्ड है, मरकरी। हाँ, मरकरी इज आल्सो हैम्ड हियर। और मुझे लग रहा है कि देखिए मेन चीज क्या है यहाँ पर, कि ये जो प्लैनेट है पर्टिकुलरली जो मरकरी है, मरकरी की आप पोजीशन देखिए क्या है यहाँ पर। मरकरी इज अफ्लिक्टेड विद द 4 मैलेफिक प्लैनेट्स। मरकरी जो है वो 4 मैलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है इन द 5th हाउस। So what does that mean actually? नर्वस ब्रेकडाउन। इनके इंटेलेक्ट पे Mercury is a planet of intelligence also. It's a planet of our nervous system also. Exactly. And Lagna Lord and Mercury both are badly afflicted. तो आप कह सकते हो कि जो 5th हाउस से हम क्रिएटिविटी देखते हैं या इंटेलिजेंस देखते हैं या कुछ लव रिलेशंस भी देखते हैं, तो वो पोजीशन यहाँ काफी खराब है एक्चुअली में 5th हाउस की। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द 5th हाउस की वो शादी वादी नहीं कर पा रहा। सर इनका बुधादित्य योग है, बट दैट इज एन एफ्लिक्टेड, बैडली एफ्लिक्टेड। 4 मैलिफिक्स से एफ्लिक्टेड है वो। 5th हाउस जो है इतना बैडली एफ्लिक्टेड है इस केस में जो है कि, और इस लॉर्ड ऑफ लग्ना आल्सो जो सन है वहां पर। तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट करते हैं कि अपनी वजह से मतलब ये कुछ अजीब टाइप का जैसे कुछ होते हैं लोग, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली कि वो मैरिज वैरिज नहीं करेगा या नहीं होगी मतलब। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत चाहता है मैरिज हो जाए, वो पहले भी था पर हुई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो 5th हाउस है जो बेसिकली लव रिलेशंस का भी होता है, तो ये जो सन एंड मरकरी दोनों स्ट्रॉन्ग मतलब सॉरी बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से आई थिंक प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ ईयर। वो तो ठीक है कि 7th का लॉर्ड 8th हाउस में है, वो खराब है, वो भी एक पॉजिटिव नहीं है, मैलिफिक
मंगल भी देख रहा है, और यहाँ भी हमने देखा लग्न का लॉर्ड हैम्ड है, मरकरी भी हैम्ड है यहाँ पर भी जो है, तो वो तो एक नेगेटिव चीजें हैं ही है, बट सबसे जो मेन चीज है यहाँ की जो मतलब 5th हाउस है वो बहुत बैडली अफ्लिक्टेड है एक्चुअली में। तो इनकी शादी होगी या नहीं होगी अभी फ्यूचर में? कोई स्टेज पीरियड आ रहा है नहीं, जब अब इनका देखिए शनि का पीरियड आ गया, अब शादी क्या हो सकती है? शनि 8th हाउस में प्लेस्ड है, नवांश में भी और लग्न चार्ट में, दोनों में। तो कभी भी इनकी शादी नहीं होगी? नहीं हो सकती अब। अनिल जी एक बात बताइए, इसमें सन और मार्स तो जो है फंक्शनली बेनिफिक है। नहीं, जब एक हाउस के ऊपर 3-3 मैलिफिक या 4-4 मैलिफिक का जब इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, नेचुरल तो का होना चाहिए कि फंक्शनल का होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, देखिए एक तो जो फंक्शनल मैलिफिक बेनिफिक हमने देखा था बिकॉज ऑफ द पोजीशन की इस हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरा फंक्शनल मैलिफिक हो जाएगा जब उसके ऊपर सब मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होगा, तो दैट आल्सो मेक्स दैट प्लैनेट फंक्शनल मैलिफिक। क्योंकि जब सारे मैलिफिक का एसोसिएशन हो गया तो बेनिफिक कैसे होगा वो? और एक फंक्शनल मैलिफिक भी अगर उसके ऊपर सारे बेनिफिक का एसोसिएशन हो जाता है तो इट विल नॉट रिमेन एज ए फंक्शनल मैलिफिक, इट बिकम्स बेनिफिक इन दैट केस। तो वो तो दैट इज ओनली बाय वर्च्यू कि इस हाउस का लॉर्ड है तो इसलिए फंक्शनल बेनिफिक मैलिफिक है। बट हमें ये भी तो देखना है, मान लीजिए कोई फंक्शनल बेनिफिक है और कंबस्ट हो गया साथ में, तो क्या कहोगे आप उसको? क्या बेनिफिक करेगा वो? ओके, तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। बट ये 5th हाउस बहुत ज्यादा एक खराब पोजीशन है यहाँ पर। और वो एक और चीज है सर बलजीत जी, इनकी लैंग्वेज कैसी है? स्पीच थोड़ी कड़वाहट है कि ठीक है? नहीं, वैसे तो ये ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन है, अदरवाइज ठीक है वैसे तो प्रॉब्लम इनके सेकंड हाउस में मार्स है, तो ये थोड़े गुस्से वाले नहीं, ऐसे गुस्से वाले नहीं है, पर जब कभी आ जाए गुस्सा तो है, अदरवाइज तो नहीं। आप ये देखिए कि सन जब इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है या मरकरी इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो इट्स नॉट ए गुड पोजीशन एक्चुअली, इट मेक्स द पर्सन इनकैपेबल एक्चुअली। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग तो फेल हो गया नेचुरली। जब सारे 4 मैलिफिक्स एफ्लिक्टेड है तो बुध आदित्य योग क्या तो करेगा? इनका प्रोफेशन जो है वो जो कर रहे हैं काम, वो कुछ करेंगे या बस बंद हो गया तो खत्म हो गया आपका? बंद हो गया, अब तो बंद ही हो गया, क्योंकि वो शनि की दशा शुरू हो गई ना, दशा बहुत खराब शुरू हो गई है। मतलब ये दोबारा कुछ भी नहीं, कोई अर्निंग नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और दूं? नहीं, इनकी रेमेडी नहीं ऐसा नहीं होगा, आप प्रे कीजिए सब ठीक होता है। अपन ने एक बात करी थी ना कि अगर अपन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करें, प्रे करें, दान धर्म करें तो थोड़ा पॉजिटिव होता है। दीप्ति जी, जिसका सन और मरकरी इतना एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम इज एट द सोल लेवल, प्रॉब्लम इज एट द माइंड लेवल। तो उसका कोई रेमेडी है? रेमेडी देखिए, रेमेडी नहीं, माइंड लेवल का क्या कहने का मतलब है? माइंड लेवल, माइंड तो ही वांट्स दैट ही शुड गेट मैरिड, वो तो बहुत पहले से ही है। नहीं, वो तो एवरीबडी में लाइक टू गेट मैरिड एक्चुअली, बट क्वेश्चन है कि वो प्लैनेट सपोर्ट नहीं करते हैं एक्चुअली में। और इनका जो प्रोफेशन ही खत्म हो गया, ये भी नहीं कर पाएंगे आगे? नहीं लगता, क्योंकि दशा खराब शुरू हो गई ना, दशा बहुत खराब है। मतलब 2 साल हो गए ना, ये सैटर्न के पीरियड में हो सकता है, उसके बाद सैटर्न मरकरी शुरू हो जाएगा। देखिए सैटर्न इसका 8th हाउस में प्लेस्ड है, 7th का लॉर्ड इन द 8th हाउस, नवांश में भी 8th हाउस में प्लेस्ड है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी होती तो डेफिनेटली कुछ हो सकता था। मतलब बिजनेस भी नहीं शुरू करेंगे दोबारा? नो, आई डोंट थिंक। अच्छा। एंड इट मे बी बैड फॉर हिज हेल्थ आल्सो। किस सेंस में? एक तो देखिए, जब शनि की दशा है, 7.5 का भी सेकंड फेज है, और शनि यहाँ बैठ के सैटर्न को देखेगा भी यहाँ पर, तो इट्स रियली बैड थिंग फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। और अभी जो राहु देखिए यहाँ पर आने वाला है सेकंड साइन में, इसी महीने में जो है, तो राहु भी यहाँ देखेगा इसको, सैटर्न भी देख रहा है, राहु, सैटर्न तो है ही वहां पर, और राहु भी देखेगा। तो और सैटर्न का पीरियड इज रियली बैड एक्चुअली। ये इतना यू कांट टेक इट वेरी लाइटली एक्चुअली। So this indicates bad from the health point of view also.
तो ये इंडिकेशन है इस टाइप का। एनीवे तो ये नवांश चार्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जिसको कि हम दशांश चार्ट बोलते हैं, D10 चार्ट बोलते हैं, एंड दैट इज अबाउट प्रोफेशन करियर एनालिसिस चार्ट है वो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी यूजफुल चार्ट। उसको हम नेक्स्ट टाइम हम या परसों जो है डिस्कस करेंगे उसको। बट इन द मीन टाइम इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशंस यू कैन आस्क एक्चुअली। जैन साहब ये बता सकें अगर कि स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या होगा, शादी से पहले ही पता लग जाए? नहीं पता, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। देयर इज नो सिस्टम एक्चुअली। पर नवांश वाला जो पीपीटी है ना सर, वो एक बार ओपन करना। वो हम जो साइन के साथ साथ जो देख रहे थे ना, वो एक गैप हो गया है इसमें। किसमें? कौन सा क्या चीज? पुष्कर नवांश वाला जो पुष्कर नवांश। हाँ ये जैसे 9th नवांश है ना, ये 7th नवांश लिब्रा, 9th नवांश, ये क्या है इसमें? फेरी साइन मतलब 159 साइंस हैं ये। हाँ। इन साइंस में जो 7वां नवांश होता है वो लिब्रा मतलब 7 नंबर साइन होता है। जैसे मैंने कहा था कि जो मूवेबल साइन है 1 4 7 10, उसमें पहला नवांश उसी साइन से शुरू होता है। तो 1 नंबर साइन में पहला नवांश 1 नंबर से शुरू होगा, तो 7वां नवांश क्या होगा? 7 नंबर होगा। 9वां नवांश 9 नंबर होगा। सेक्रेटेरिएट साइन है। ओके, ये मुझे लगा कि वो दिखाई नहीं दे ना। हाँ, तो दिस 9th नवांश इज द सेक्रेटेरिएट साइन, और ये बेसिकली वही साइन है जिनके लॉर्ड जो है वो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। तो इसलिए इन नवांश को हमने शुभ नवांश माना, ऑस्पिशियस नवांश माना, एंड दे आर रियली गुड एक्चुअली, कि कोई प्लैनेट भी अगर प्लेस्ड है या कोई मुहूर्त के लिए भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सर एक बात है जैसे मेष लगन में ये 7वां नवांश तुला राशि का हो जाएगा। बिल्कुल। और वहां पे सूर्य जो है अगर मेष राशि में सूर्य है लगन कुंडली में, और वो नवांश में वो तो तुला के नवांश में चला गया सर। हाँ, तो पुष्कर नवांश हो गया हो। हाँ जी, पुष्कर नवांश हो गया। वैसे तो नीच का हो गया। हाँ, तो उसका नीच का दोष है वो खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैन साहब एक क्वेश्चन है जी। इतने सारे योग हैं, अभी तो योग देख के तबीयत खुश हो जाती थी यार, 25 योग हैं, फलाने हैं। आज तो इधर बैठ गया। तो मेरा मानना यह है कि सभी योगों के साथ ये संभव है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए मोस्ट ऑफ द योगास आर पॉजिटिव। कुछ ही योग हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे मैंने कहा सकट योग है, गुरु चांडाल योग है, कालसर्प योग है, विष योग है। तो ये कुछ योग हैं जो नेगेटिव योग हैं। बाकी तो सन मरकरी वाला तो बहुत ही अच्छा योग था। हाँ, बट इट नेवर बी बैड एक्चुअली। बट यहाँ आप जो देख रहे थे ना कि सन इज बैडली अफ्लिक्टेड, एक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, चारों प्लैनेट का एसोसिएशन है उसके ऊपर, 4 मेलेफिक का। अनिल जी एक बात बताइए, यदि मून के आसपास कोई, मून बहुत वीक है, आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, तो अच्छे योग भी काम नहीं करेंगे और खराब योग भी काम नहीं करेंगे? नहीं, वो देखिए ऐसा होता है कि जब मून के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं होते तो केमद्रुम योग हम उसको बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि सन और मून जो रॉयल प्लैनेट हैं, दे नीड सम एडवाइजर्स विद देम। अकेले उनका कोई एक्टिवेट नहीं होते वो लोग। बट सन के साथ प्रॉब्लम मतलब अच्छा ये है कि कम से कम मरकरी के साथ तो मिल जाता है, बट मरकरी से बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता, फिर भी इवन देन मरकरी इज देयर। बट मून के साथ अगर कोई इधर उधर नहीं है कोई भी, तो मून एक्टिवेट नहीं होता, कहते हैं कि एक्टिवेट नहीं होता। पर उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि सपोज द मून इज वेरी स्ट्रांग, तो उस केस में फिर ये केमद्रुम योग कैंसिल हो जाता है। मून के ऊपर अगर जुपिटर का बहुत स्ट्रांग एस्पेक्ट है तो उस केस में भी ये केमद्रुम योग कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लो कोई वीक मून वाला व्यक्ति है तो नेचुरली वो तो परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर मून अगर बहुत स्ट्रांग है, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत है, तो देन आपको शायद ना फर्क पड़े उतना जो है उसका। जैसे ईस्ट बल बहुत ज्यादा आता है, 140-50 आ रहा है, दैट मींस मून स्ट्रांग है, देन नहीं होगा। नेचुरली उसमें कहीं ना कहीं जो है किसी बेनिफिक का उसके साथ एसोसिएशन होगा या मून स्ट्रांग होगा उस केस में जो।
अच्छा अनिल जी, इसका उपाय भी रहता है क्या मून को स्ट्रॉन्ग करने का? तो ठीक होता है क्या ये? नेचुरली जो मून को स्ट्रॉन्ग करने के तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उससे योग भी ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल 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 फर्क पड़ेगा। वही एक उपाय तो मैंने वैसे नोट कराया, क्लास को करवाया था कुछ दिन पहले, शायद याद भी होगा कि फिर से बोल दो एक बार, फिर से बोल दो एक बार। बोल दो यार। आप एक रिंग बनवा सकते हैं, वो बनवाना है रिंग गुरु पुष्य योग में बनवाना है। गुरु जिस दिन बृहस्पतिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन बनता है वो रिंग। ओके। उसमें 10 रत्ती सोना, 12 रत्ती चांदी और 16 रत्ती तांबा, ओके, ये मिक्स करना है और वो उसी दिन पहन लेना है, उस योग में ही पहन लेना है। उसको कुछ ज्यादा शुद्ध बुद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस वो बनवाओ और उसी दिन पहन लो आप। थैंक यू। तो इससे हाँ जी, मून की जो वीकनेस है वो काफी हद तक कम हो जाती है, कमजोरी दूर हो जाती है। थैंक यू सर। T7 का क्वेश्चन है वो। हाँ जी, T7 चार्ट का क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे हमने फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, ये दोनों हाउस तो आयु लग्न जो है वो नहीं होगा। जैसे किसी का अगर 4th हाउस में लॉर्ड है तो उसका फीमेल का जैसे आयु लग्न जो कुछ है ना, वो 7th हाउस में आ गया है, तो वो 7th हाउस केस में हम 10th हाउस को ही बोलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मतलब फर्स्ट हाउस में भी अगर एएल आ जाए तो वो भी 10th हाउस को ही बोलेंगे और 7th हाउस में आ जाए तो भी 10th हाउस को ही बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, अगर 7th हाउस में आता है तो 4th हाउस होता है, और अगर 4th में आता, अगर लग्न में आता है तो 10th हाउस होता है। अच्छा, 7th हाउस में आता है तो 4th हाउस को बोलेंगे। राइट, 4th हाउस होता है उस केस में। जैसे सर लॉर्ड 4th हाउस में प्लेस्ड है तो उससे आगे जाएंगे तो 7th हाउस हो रहा है। हाँ, तो तीसरा एक्सेप्शन यही है कि अगर लॉर्ड अगर 4th हाउस में है बाई चांस, तो जो है वो 4th हाउस ही रहता है फिर वो। इट विल नॉट बी 7th हाउस, इट विल रिमेन द 4th हाउस ओनली। अगर किसी का हाउस का जो लॉर्ड है 4th हाउस में है तो उससे 4 से 4 काउंट करेंगे तो 7th हाउस आएगा। 7th का रूल हो नहीं सकता, तो उस केस में 4th हाउस को ही आरूढ़ मानते हैं। Any other question? सुधीर जी आप। सर जैसे सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जैसे गुरु चंडाल योग जो है वो हर कंडीशन में खराब नहीं होता। हमने कब कहा? बहुत अच्छा होता है। इन सर्टेन केसेस इट बिकम्स वेरी पावरफुल योग एक्चुअली। एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ योगा जो इम्पोर्टेंट योग हैं, तो वो डिस्कस करेंगे एंड देन यू सी द रिजल्ट्स की बहुत वेरिएशन होता है उसमें। हाँ जी, जिस कुंडली में सर जुपिटर का रोल अच्छा होता है, जैसे मेष लगन जहाँ पे वो त्रिकोण का स्वामी होता है, लगन 5th एंड 9th लॉर्ड होता है जुपिटर, वहां पर वो इतना खराब नहीं होता, क्योंकि जो राहु ने जो फल देने जुपिटर के देने हैं और जुपिटर का रोल अच्छा है कुंडली में। जुपिटर अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो हाँ जी, इसमें इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल पॉजिटिव योग। हाँ जी हाँ जी। तो आपने बताया था ना हिटलर और परमहंस जी का दोनों का गुरु चंडाल योग था। दोनों का गुरु चंडाल योग, एंड सी द डिफरेंस बिटवीन द टू पर्संस, सेम योग। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अनिल जी आपकी एक बुक लिखा हुआ है इसके ऊपर भी ना? हाँ, डिविजनल चार्ट के ऊपर। आउट ऑफ पब्लिकेशन है क्या? है नहीं, आपको उससे मंगा लीजिए, futurepointindia.com है, वहां से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। futurepointindia.com, ओके। हाँ, they are the publishers, so they have that book actually. उनके पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो एस्ट्रोलॉजी की, तो वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू। नो क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, वी मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। प्रणाम।